So absorption is a process by which the product of digestion pass out of the digestive tract. Okay, जो भी ट्रैक्ट है उससे एब्जॉर्ब होके हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाने का प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. So though the cells in the intestinal wall into the में बहुत छोटी छोटी वेलाइज होती हैं जिसके थ्रू हम एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को एंड वो जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में. सो मोस्ट nutrients are absorbed directly into the blood, which is the distribution of different parts of the body. Some nutrients are absorbed in the stomach. For example, vitamin B12, minerals like calcium and iron are absorbed in the first portion of small intestine. So first portion small intestine का कौन सा है? Duodenum. Yes. Most end products of digestion of carbohydrate, fat, and protein are absorbed in the small intestine. So absorption of carbohydrate, fat, and protein takes place after they are hydrolyzed into their small units. तो ये क्या होते हैं? ब्रेकडाउन होते हैं, जिस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइजेशन कहते हैं. तो हाइड्रोलाइज होकर ये ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ये एब्जॉर्प्शन के लायक बन जाते हैं. सो ग्लूकोज किसका सबसे एंड प्रोडक्ट है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स ऑफ फैट्स, अमीनो एसिड प्रोटीन का. ओके, सो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट after being absorbed in small intestine. One more thing I want to add here, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है तो हम डायरेक्टली ग्लूकोज भी खाते हैं समटाइम्स, है ना, बच्चों को देते हैं स्पोर्ट्स के टाइम में. तो वहाँ पे उस केस में उसको ब्रेकडाउन होने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोलाइसिस होने की ज़रूरत नहीं है. जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है वो उसी फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में. ओके, एंड वन मोर थिंग, डायबिटिक को ग्लूकोज नहीं देना चाहिए बिकॉज इमीडिएट ब्लड में एब्जॉर्ब होने की वजह से वो इमीडिएट ग्लूकोज लेवल को राइज करता है. तो इसीलिए जब उनका शुगर फॉल होता है सिर्फ उसी केस में हम दे सकते हैं, बिकॉज ग्लूकोज का क्या काम है, वो इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज लेवल को इमीडिएट हाई करता है. दैट मीन्स शुगर लेवल को इमीडिएट ब्लड में हाई करता है. तो फिर इसमें कौन से ग्लूकोज के बारे में बोला है? इफ वी टेक द ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑलरेडी विदाउट ब्रेकिंग डाउन, तो फिर यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे दिया है कि जो भी हम न्यूट्रिशन खाते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वो एक एंड प्रोडक्ट में जाता है, बनता है, कन्वर्ट होता है, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकें. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज. ओके, एंड प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड, एंड फैट का एंड प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड्स. तो जब इसमें वो कन्वर्ट होते हैं उसके बाद ही बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, यूज कर पाती है. अगर इसमें वो कन्वर्ट नहीं होंगे तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो वैसे ही स्टूल के साथ पास हो जाएगा. ओके, सो यूटिलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स. After being absorbed in the small intestine, the smaller unit of carbohydrate, proteins, and fats are carried to the various parts of the body through the bloodstream. तो ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं. इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, इस तरह से वो कैरी होते हैं इस फॉर्म में, एंड बाकी बॉडी पार्ट को जाके अवेलेबल होते हैं. सो इन द बॉडी सेल्स, carbohydrate and fats are broken down or burnt to produce energy in the form of heat. जैसे अगर हम खाना बनाते हैं जब, तो गैस होती है पहले, है ना, एलपीजी गैस होती है, फिर वो बर्न होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे कन्वर्ट हुई वो हीट में. उसी तरह हम जो खाना खाते हैं वो कन्वर्ट होती है एटीपी में, एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी उससे एनर्जी बनाती है और एनर्जी को हम फॉर्म ऑफ हीट बोलते हैं.
Okay, so carbohydrate that are in excess of body need are converted into fat and are stored in the body. अभी अगर हम जितना खा रहे हैं न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट जो कैलोरीज खा रहे हैं जितना अगर वो हम यूज नहीं कर पा रहे उसको हम बर्न नहीं कर पा रहे यूज नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो क्या होगा अंदर में बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ फैट फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ओके अगर कार्ब्स भी खा रहे हैं तो वो एक्सेस होने से अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके Proteins are used for building new cell during periods of growth and for repairing old and worn out ones when growth is completed. जब तक हम बढ़ रहे होते हैं बच्चे जब ग्रोइंग एज होती है उस टाइम प्रोटीन का काम होता है न्यू सेल बनाना न्यू साइज बॉडी का बढ़ाने के लिए एंड बोन साइज बढ़ाने के लिए चाहिए एंड रिपेयर दोनों का काम करेगा रोज हमारी बॉडी के सेल डेड हो रहे होते हैं उनको रिपेयर करना होता है न्यू सेल बनाना होता है और साइज बढ़ाने के लिए भी सेल बनाना है बट एट द एज ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 18 to 20 अराउंड उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है उसके बाद सिर्फ रिपेयर का काम होता है तो उस एज के बाद हमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं चाहिए होता है सिर्फ रिपेयर के लिए चाहिए होता है तो ग्रोइंग बच्चों में पर केजी ऑफ बॉडी वेट अगर कंपेयर करें तो बच्चों में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है Protein are used for building new cell during period of growth and for repairing old and worn out ones when growth is complete. The smaller unit of protein left over after completing this function are converted to body fat. However, if the calories produced by the fat and carbohydrate are not adequate for the body, protein are also converted to energy. Yes, all three nutrient, protein, fat and carbohydrate, इनका काम एनर्जी देने का भी है अगर हम दूसरे चीज से एनर्जी नहीं मिल रही तो अल्टीमेटली इनका स्पेयरिंग एक्शन जैसे स्पेयर टायर होता है ना एक्स्ट्रा टायर तो वैसे ही प्रोटीन एक स्पेयरिंग इफेक्ट होता है इसका जो जब दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट देने का जिसका काम है लाइक कार्ब्स का काम है एनर्जी देना अगर हम वो उसको नहीं खा रहे उतनी क्वांटिटी में जितनी हमें चाहिए तो फिर क्या करेगा प्रोटीन जो हम खा रहे हैं उसकी एनर्जी वो एनर्जी यूज कर देने का काम करेगा ना कि वो रिपेयर करेगा सेल्स को ओके So this is protein ka sparing effect. What is the sparing effect of protein? That is to give energy if sufficient amount of carbohydrate is not supplied. फैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर गिविंग एनर्जी अगर हमारी बॉडी में फैट है तो वो भी ब्रेक डाउन होता है एनर्जी देने के लिए कन्वर्ट होता है बॉडी फैट पहले सबसे पहले कार्ब्स यूज होता है वो नहीं मिलने से बॉडी फैट ब्रेक डाउन होता है फिर वो भी नहीं मिलने से अगर बॉडी में स्टोर नहीं है तो नहीं मिलने से प्रोटीन जो है वो फिर ब्रेक डाउन होता है ओके दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी में जो मसल है वो ब्रेक डाउन होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं एंड कंपेयर करें अगर किलो कैलोरीज का तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी देता है 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट देता है 9 किलो कैलोरीज सबसे ज्यादा फैट कैलोरीज देता है Nutrition science is defined by Robinson. Okay, Robinson is a great scientist. The science of food, इन्होंने जो definition दिया nutrition के लिए, तो the science of food, nutrients, Robinson की books भी आती हैं काफी अच्छी
क्वालिटी की बुक्स होती हैं इनकी न्यूट्रिशन पे. The science of food, nutrients, and other substances therein, their action, interaction, and balance in relation to health and disease, the process by which an organism ingests, digests, absorbs, transport, and utilizes nutrient and disposes of their end product. तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन में आती हैं. क्या क्या? इंजेस्ट करना, लेना, जो खाना है हमें अंदर लेना. ठीक है. सेकंड लिया तो अभी क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट उसका डाइजेस्ट होगा, ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अब ब्रेक डाउन हो गया, एंड प्रोडक्ट में आ गया, तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो कुछ तो होगा जो वेस्ट रह गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया. ओके. बहुत सारी चीजें होती हैं जो बॉडी को एब्जॉर्ब के कैपेबल नहीं होती है. तो उसके बाद हो गया एब्जॉर्ब हुआ, तो जो एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिशन उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, सारे सेल में सप्लाई करना. ठीक है. अब सारे सेल में सप्लाई किया, उसके बाद वो सेल्स ने उसको यूज किस तरह से किया. ओके. उसके बाद डिपोजेस ऑफ, अब जो वेस्ट था, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, उसको कैसे बॉडी से एलिमिनेट करेंगे. तो ये सारा आ जाता है न्यूट्रिशन साइंस के अंदर. ये सारी चीजें समझने के बाद हम किसी डिजीज क्यों है, कौन सी डिजीज में क्या नहीं खाना होता है, तो ये चीजें हम समझ पाते हैं. Thus, the entire gamut of what food are needed for maintaining good health, how they are processed to provide us the wherewith to carry out our daily activities, and how the end product of food we ingest or eat are eliminated constitute the science of nutrition. So this is nutrition science. The body needs change through the various stage of this life cycle. If it is necessary to know how to meet these needs by proper selection and intake of food. ओके. बॉडी की नीड्स क्या है वो पता होनी चाहिए, क्या बॉडी को नुकसान करेगा वो पता होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग हमें फूड सिलेक्शन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग intake करना होता है. The person growth rate and size is decided by two main factors: one's inborn capacity to grow and environmental condition. ठीक है. इनबॉर्न कैपेसिटी मतलब वो क्या लेके पैदा हुआ है, उसके अंदर जीन्स कैसे हैं, तो वो क्या लेके पैदा हुआ है, बर्थ के टाइम साइज क्या था, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका हेल्थ कैसा है, वो लेके वो पैदा हुआ. उसके बाद नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसको कैसा खाना मिला, वो कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसने उसका लाइक प्ले है कि नहीं डेली लाइफ में, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, ये सारी कंडीशन उसके न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है. सो न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल कंडीशन. तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन कैसा मिला है. Because if our genes decide how tall we should be, then our nutrition decide whether we reach such height or not. Okay. एक लेवल होगा जहां तक वो जीन्स जा सकता है, मैक्सिमम लेवल तो होगा, है ना. ऐसा नहीं कि अगर कोई चाइनीज है और उसको हम बहुत टॉल कर सकते हैं न्यूट्रिशन खिला के, नहीं, लेकिन हर एक इंसान का एक मैक्सिमम लेवल हो सकता है. तो हम उस जीन्स के साथ उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देके, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर हाइट देके हम उसका ऑप्टिमम लेवल तक उसको पहुंचा सकते हैं. एंड सेकंड पर्सन है जिसका जीन्स भी ड्वार्फ है एंड उसका न्यूट्रिशन भी खराब है, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ नहीं होगा एंड नेक्स्ट जनरेशन और भी छोटा होगा. तो ये मैटर करता है.
तो जीन्स में तो हम कुछ नहीं कर सकते, देन बट हम न्यूट्रिशन की हेल्प से उसको उस जीन्स के साथ वो जितना ज़्यादा ग्रो हो सकता है हम वो हेल्प कर सकते हैं। And it really works. Nutrition affect our body size, our performance, and our longevity, and food and bad nutrition can be caused from assessment of these three parameters. One more thing I want to add here. अगर कोई पर्सन है जो जेनेटिकली कैरी करता है डायबिटीज़ होने को, लेकिन अगर वो अपना बॉडी वेट मेंटेन कर रहा है प्रॉपर, उसको अदर सपोर्टिव लाइक यू कैन से एडिशनल कुछ ऐसे पैरामीटर्स नहीं ऐड कर दे, जैसे कि मिडिल ओबेसिटी होना या डाइट खराब होना, ऐसा कुछ करने से वो डायबिटिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर कंडीशन को अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके रखता है, अपनी डाइट को चेक रखता है, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होने देता है, तो ऐसा 99% चांसेस है वो डायबिटिक नहीं होगा। So nutrition affect our body size, our performance, and our longevity. And good and bad nutrition can be caused from assessment of these three parameters. Body size means our height, weight, and skin fold thickness. To measure fat and lean muscle, measurement of height, weight, and skin fold thickness are broad parameters to know whether we are in tune with genetic inheritance and we were nourished. So nutrition affect our ability to learn and retain information. As the brain is the fastest growing organ in the body, most of its growth is over by time a child is around 2 years old. Okay, so providing good nutrition to the pregnant and also a lactating mother and infant and preschooler is very vital. तो फर्स्ट इसमें 2 years दिया है, बट वी से इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से फर्स्ट 1000 days जो होते हैं, या फिर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी ऑल्सो। प्रेगनेंसी के टाइम से अगर काउंट करें तो फिर फर्स्ट 1000 days इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी के 9 months तो मदर का डाइट कैसा रहा, डीएचए उसमें था कि नहीं। अगर डीएचए रिच डाइट है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा, एंड मदर इमोशनली हैप्पी है कि नहीं, दैट ऑल्सो मैटर्स। आफ्टर बर्थ बेबी को ब्रेस्ट फीड मिला है कि नहीं, बिकॉज दैट मिल्क इज रिच इन DHA and very good components which can fight with diseases. तो वो 6 month तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिला है कि नहीं। उसके बाद जब सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं जैसे राइस, व्हीट एंड ऑल, तो वो सही तरीके से मिला है कि नहीं, शुगर तो नहीं मिला। दीज थिंग्स इम्पैक्ट करती है कि बच्चे का आगे ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन इफिशिएंसी कैसी होगी। ओके, मैम डीएचए क्या होता है एग्जैक्टली? दैट इज अ काइंड ऑफ फैट जो ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, एंड इट इज वेरी क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। लाइक फिजिकली जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, मदर मिल्क में वो अवेलेबल होता है। ओके, एंड जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम भी उनको मिल्क खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, घी खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, ताकि उनको डीएचए मिले। नट्स में डीएचए होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। यहाँ पे 2 years मेंशन है। इस टाइम में मैक्सिमम ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, लेकिन टिल 5 years ऑफ एज ब्रेन डेवलप होता है। ओके, उसके बाद उसका साइज और बड़ा नहीं होता।
So nutrition affect our ability to learn and retain information as the brain is fastest growing organ in the body. Okay, we have completed this. After that age, that means after preschooler, okay, uh, it will be too late. Our ability to work is also an important impact, and it totally depends on our nutrition. Underweight and malnourished. Underweight, दैट मीन्स जो एक आइडियल बॉडी वेट है उससे कम, एंड माल नरिश्ड मतलब ओवरवेट भी हो सकता है और अंडरवेट भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरे न्यूट्रिशन में लैकिंग हो सकता है, लाइक विटामिन डी एंड विटामिन ए, प्रोटीन, ऐसा कुछ कोई भी न्यूट्रिशन में लैकिंग हो सकता है. Individuals have a physically weak bodies, low memory and low immunity that often make them sick. तो आगे जाके पर्सन कितना बीमार हो रहा है, कितने एलर्जीज हैं उसको, ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसके शुरू के प्रेगनेंसी के टाइम से, जब वो फीटस होता है पेट में, तब से लेकर जब वो बर्थ ले चुका होता है तब तक की लाइफ में जो उसका न्यूट्रिशन मिला है वो डिपेंड करता है कि वो लेटर ऑन उसकी हेल्थ कैसी रहेगी. इसीलिए आजकल स्कूल्स में शुगर बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं ताकि बचपन, क्योंकि हार्ट अटैक्स अभी जो एज चल रही है लाइक 30-40s में हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, बिकॉज ये जो एज है जो 90s में बॉर्न हुए हैं या फिर कह सकते हैं 2000 में भी बॉर्न हुए, 90s मेनली इनको कंसीडर किया जाता है. तो इस एज, ये जो एज रहा है, इस जो पीरियड रहा है, इस टाइम में लोगों का अचानक से काफी लो इकोनॉमिक से हाई इकोनॉमिक ग्रुप में ये शिफ्ट हुए हैं, ये फैमिलीज इस टाइम के लोग. तो इन्होंने खाने में रिस्ट्रिक्शन बहुत नहीं किया, नई बार चीजें आ रही थी, बिस्किट्स एंड ऑल अवेलेबल हुआ तो इजीली उन्होंने खाई है. उसके पहले लोग जनरली लोग नहीं खाते थे, लाइक अगर हम बात करें कि जो बॉर्न हुए हैं 70s में, ओके, तो वो लोग बहुत ज्यादा इनसे फेमिलियर नहीं थे, लेकिन जो 90s में बॉर्न हुए, इवन 80s लास्ट में बॉर्न हुए, तो ये लोग बहुत इजीली अवेलेबल थी, आइसक्रीम्स, बिस्किट्स, शुगरी चीजें, तो उनको अच्छा भी माना जाता था. तो कि हम शुगर खाते हैं, हम अमीर हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी था, इस कह सकता है. तो अब जो 40s के लोग हैं, इन्होंने बहुत बाहर की चीजें खाई हैं इंडिया में, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर मेनली मिडल ओबेसिटी होता है, जिसकी वजह से हार्ट रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए अब बचपन से ही ध्यान दिया जा रहा है, और इस एज से ही. उसके पहले जो बच्चे हुआ करते थे वो ओबेस नहीं होते थे, लाइक आई एम बॉर्न इन 83, तो उस टाइम के जो बच्चे होते थे, एक आध कोई बच्चा ओबेस होता था बचपन छोटी एज में, लेकिन 90s में अगर देखा जाए तो जनरली ओबेसिटी बढ़ने लगा, बचपन से ही बाहर की चीजें लोग ज्यादा खाने लगे, है ना. तो अब बचपन से ही ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा ओबेस ना हो, इसीलिए स्कूल में बोर्ड्स लगाए जाते हैं शुगर बोर्ड के नाम से, जिसमें मेंशन रहता है कौन सी कोल्ड ड्रिंक कितनी कैलोरीज कैरी करती है, कितना शुगर कैरी करती है, जिससे वो बचपन से ही अवेयर रहे, ताकि लेटर ऑन उनको हार्ट डिजीजेस ना हो. मैम मिडिल एज ओबेसिटी का मतलब पीपल हु आर एट द एज नो ऑफ नो नो नो, मिडिल एज दैट मीन्स 40-50 में हम मिडिल एज बोलेंगे, बट मिडिल ओबेसिटी में मेंशन कर रही हूँ. मिडिल ओबेसिटी मतलब पेट के साइड का ओबेसिटी, लाइक बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी. तो जो सेंट्रल ओबेसिटी या मिडिल बॉडी जो हम बोलते हैं, दैट इज डेंजरस, क्योंकि हमारे जो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, है ना, विसरल जो पार्ट है, तो यहाँ पे फैट डिपोजिशन बहुत डेंजरस होता है. तो ये मिडिल ओबेसिटी सबसे ज्यादा खतरनाक है. ओके, लाइक आप थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर देखते होंगे, किसी का लोअर बॉडी में फैट होता है, राइट. तो कोई कोई बहुत थिन होता है, हाथ पैर बिल्कुल पतले होते हैं, लेकिन पेट होता है सिर्फ, तो वो डेंजरस है. मेनली टमी फैट होना सबसे डेंजरस है.
So nutrition affects the longevity of a person. Certain life-threatening diseases like tuberculosis, anemia, and other childhood ailments increase mortality. Well-fed individuals are resistant to such diseases and live longer, thus improving the country's health status and productivity. If person will be healthy, then he or she can be productive and it will be good for country. Hence, nutrition is important from conception to old age. Conceive करते हैं तब से लेकर old age तक nutrition बहुत important है. So next topic is normal nutrition. Our nutrition depends on many factors such as should have certain type of nutrition best suited for his or her body type. Body type कैसा है, क्या वो obese है ना, या फिर प्रोटीन कम है बॉडी में, बहुत सारी चीजें होती हैं. साइज क्या है बॉडी का. Normal nutrition need to good health. Good health has been defined as not only freedom for disease, but also a state of complete physical, mental, spiritual well-being. The requirement of good health are many of there are optimal growth and development during childhood and adolescence that lead to the full expression of an individual genetic potential. मतलब जो जेनेटिक कैरी किया है उसके जीन्स में, जिसने कैरी किया है उसकी जो पोटेंशियल है काम करने की, वो मैक्सिमम वो एक्सप्रेस कर पाए. ओके, हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हर जनरेशन टू जनरेशन क्या होना है, हमें ग्रो होना है, इम्प्रूव होना है. ओके, पहले तो क्या थे, एप्स थे, होते 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 आज हम इतने डेवलप हैं. वैसे ही हर जनरेशन के बाद उनको जो पोटेंशियल है अगर हम पूरी यूज करें तो हर बार हम डेवलप होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी जो नॉलेज है ऑलरेडी हमें अवेलेबल है, हम उसमें ऐड ऑन करनी है हमें, है ना. हमें कुछ ढूंढना नहीं है, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने ढूंढ चुकी है वो हमें अवेलेबल है. तो अब हमें हर जनरेशन टू जनरेशन वी शुड ग्रो. तो ग्रो होने के लिए हमें हेल्दी होना बहुत जरूरी है. So growth is defined in terms of physical features such as height and weight, while development includes all aspects of physical, mental development. बट अगर हम अनहेल्दी होते जाएंगे तो जीन्स क्या होंगे, खराब होते जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, खराब होगी, एंड उनकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है, या फिर बचपन से ही कोई डिजीज हो सकता है. Maintaining structural and functional integrity of body tissue throughout life that leads to an active and productive life. Examples include moist, bright, and sparkling eyes. Eyes कैसी होनी चाहिए, bright होनी चाहिए, and moist होनी चाहिए, dry भी नहीं होनी चाहिए. तो ये सब होने से गुड विजन के लिए ये वो सपोर्ट करता है. स्किन कैसी होनी चाहिए, हेल्दी लोग की स्किन का क्या साइन होता है, इट शुड बी स्मूथ, सॉफ्ट होनी चाहिए, वो रफ नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए. ओके, दिस इज ड्राई स्किन इज साइन की कुछ तो डिफिशियंसी है बॉडी में, प्रोटीन फैट डिफिशियंसी है या फिर आयरन डिफिशियंसी है. दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ इन्फेक्शन. अगर कहीं पे ड्राई स्किन है तो वहां पे क्रैक्स हो जाते हैं जो इन्फेक्शन के लिए इन्विटेशन है. So thus meaning of integrity of internal organs like GI tract, like gastrointestinal tract and the liver for proper digestion and assimilation of food and removal of toxic waste products. तो अगर बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट पूरी तरह से निकालेगी, और टॉक्सिक निकालेगी दैट मीन्स स्किन हेल्दी दिखेगी. ओके, so ability to perform mental task efficiency.
Good nutrition is essential for children to develop cognitive skills, learn school-oriented tasks well, perform optimally, and stay in school. Similarly, good nutrition important in sustaining attention on and memory in adults as well. Ability to withstand the process of aging with minimal disability. Ability to combat disease and resist infection and to minimize the effect of environmental pollutants to maintain positive health. It is essential that we combine and consume a variety of food in such a way that the nutrient need for the above function are all provided. तो जो भी फंक्शन है बॉडी का वो सब कर पाए बॉडी प्रॉपरली, then we should eat variety of food, like variety of food we should pick. तो डिफरेंट फूड में डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट कलर ऑफ फूड में डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स होता है. तो अगर हम वैरायटी ऑफ फूड पिक करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन अच्छा एंड कंप्लीट मिलेगा एंड बॉडी कैन रेजिस्ट फॉर इन्फेक्शन. Although the principle of nutrition apply throughout the lifespan, greater emphasis is to provide enough food and care for the younger age group. Young people from infancy through adolescence grow continuously, a characteristic that we adults do not share. A child gets taller and grows out of his clothes within 2 decades of life. A man increases about 20 times of weight and about 4 times in height. जो बर्थ होता है उस टाइम से 4 times उसकी height हो चुकी होती है and weight 20 times in comparison to his birth weight and height. Growth means increase in size of the body as well as development and maturation of the organ and system of body. Increase in size is visible externally, whereas the development of organ and system that takes place internally cannot be seen. Obviously, जो internal organ है हम उसको नहीं देख पाते वो कैसे grow हो रहे हैं, लेकिन externally we can see the development. So there are some periods जिसमें हम लाइफ स्पैन को डिवाइड करते हैं. तो प्रीनेटल पीरियड जब बच्चा पेट में होता है उसको हम फीटस बोलते हैं. जब उस टाइम हम चाइल्ड या इन्फैंट ऐसा वर्ड नहीं यूज करते. जब बच्चा पेट के अंदर है तब वो फीटस होता है. तो वो 9 month जब मदर वॉर्म में होता है दैट इज फीटस या प्रीनेटल पीरियड. ओके. सेकेंड इज फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी. जब बर्थ हुआ उसके बाद पहला साल जो होता है उसको हम इन्फैंट बोलते हैं या फिर इन्फेंसी बोल सकते हैं. थर्ड पार्ट इज एडोलेसेंट बिटवीन 12 to 18 ईयर. ओके. फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी के बाद और भी ब्रेक्स हैं बट दीज 3 आर वेरी क्रूशियल फॉर ग्रोथ. जब बच्चा सबसे ज्यादा बढ़ रहा होता है इस टाइम जो न्यूट्रिशन है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. लाइक गर्ल्स एंड बॉय में 1 साल का थोड़ा डिफरेंट होता है. गर्ल जो है 11 ईयर में एकदम से ग्रो करते हैं. बॉयज जो है 12 ईयर में एकदम से ग्रो करते हैं जब वो एडोलेसेंट एज को रीच करते हैं. सो आज के लिए इतना ही. क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ ये हम जस्ट ऐसे ही मैंने बताया, ये आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कुछ क्वेरीज है तो पूछिए.
Any queries? Ma'am, a personal question. My daughter is 11, ma'am, and I guess Okay. she is like 5 या 5.1 होगी, ma'am, उसका height. And my husband and I, we both are like not so tall. I'm 5'3" and my husband is some 5.4 or 5'3" around. तो उसका height Okay. कैसे बढ़ाना है? लाइक आप जो न्यूट्रिशन है वो आप अपने साइड से पूरा दे सकते हैं, प्लस एक्सरसाइज, दो चीजें उसको हेल्प करेंगी। न्यूट्रिशन में आपको देना है प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स में अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? Ma'am, like pure veg. She doesn't even have eggs. ओके, सो काफी लिमिटेड चीजें हो जाती हैं। तो उनको आप मिल्क प्रोडक्ट, आप शायद बता रहे थे लैक्टोज इंटॉलरेंस है आपकी बेटी को? नहीं मैम, शी इज नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, बट इन केस लैक्टोज, क्योंकि बीच में डॉक्टर ने कहा था टू स्टॉप ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, बट नाउ या शी इज लाइक शी मे कैन बी हैव। कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, यस मैम, लेकिन यस। शी इज नॉट लैक्टोज नो नो इंटॉलरेंट। तो नो। आप उसको मिल्क दीजिए एवरी डे बेड टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा रिपेयर हो रहा होता है, न्यू सेल बनना इजी होता है। ओके, तो बेड टाइम मिल्क इज वेरी एसेंशियल। लो फैट दीजिए, लाइक एक बार टोन करके दे सकते हैं अगर आप गाय का या ऐसे ग्वाला वाला दूध लेते हैं तो आप सिंगल टोन करके बॉईल करके आप 8 to 10 फ्रिज में रख के उसका क्रीम रिमूव करके दीजिए। ओके, मैम, बिकॉज अगर पैकेट दूध है तो इज इट ओके? या पैकेट दूध हैज कलर कोडिंग। आप जैसे आप देखते होंगे ना, ब्लू रेड ग्रीन ऐसा कलर कोडिंग रहता है, राइट? तो आप ब्लू कलर पैकेट उसको दे सकते हैं। ओके, तो ग्रीन एंड रेड मत दीजिए, वो ज्यादा फैट होता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करेगा एंड फैट क्वांटिटी भी उसका बढ़ाएगा। तो आप ब्लू पैकेट दीजिए। अमूल ताजा नाम से भी आता है, और भी ब्रांड्स हैं जिसमें कलर कोडिंग सेम ही रहता है, कोई भी ब्रांड का होगा वो कलर कोडिंग, आप ब्लू ही यूज करना है आपको। ओके, सेकेंड थिंग, टमाटोज उसके डेली डाइट में आप ऐड करिए कहीं पे भी, लाइक आफ्टरनून में या मिड इवनिंग में। मिड इवनिंग इज गुड टाइम, जब वो स्कूल से आती होगी तो 4 o'clock अराउंड आप अच्छे से अगर टमाटोज देते हैं विथ लेमन, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर हाइट। ओके, तो आप एवरीडे उसको कोशिश करिए। लोकल टमाटोज अभी अवेलेबल हैं तो विंटर्स में लोकल टमाटोज देने के लिए एवरीडे। तो ये दो चीजें ऐड करिए, एक तो प्रोटीन्स के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सेकेंड थिंग आप उसको टमाटोज ऐड करिए। मैम, वो तो रॉ टोमेटो वैसे खाती नहीं है, एंड इफ आई गिव हर शी जस्ट ऐसे हटा के रख देती है, तो कुक। You can tell her about the importance because she is adolescent now. तो यस मैम, उसको इट भी इज वेरी चाहिए, डिफिकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड। सो उसको भी चाहिए कि वो आगे जाके अच्छी दिखे। आप अपेयरेंस से उसको रिलेट कर सकते हैं कि यस। आगे जाके आप अच्छे दिखोगे। टॉल होना इम्पोर्टेंट है, इससे इम्प्रेशन अच्छा होता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इम्पोर्टेंस समझाएंगे तो डेफिनेटली शी विल अंडरस्टैंड एंड शी विल स्टार्ट। एंड एक बार वो उसको खाना स्टार्ट करेगी तो कुछ दिन बाद वो उसको एक्सेप्ट करने लगेगी। शुरू में मुश्किल होगी उसके लिए, लेकिन अगर वो उसको इम्पोर्टेंट समझती है, हाइट बढ़ाने को आप कन्विंस कर पाएंगे कि हाइट बढ़ाना अच्छा है तुम्हारे लिए, देन वो जरूर खाएगी, क्योंकि इस एज में आप कन्विंस कर सकते हैं। Because when I give her salad, ma'am, cucumber, carrot, onion, tomatoes, and all, then she just picks up all those tomatoes and she'll have rest all. Tomatoes Then you aside. can make some smoothie kind of thing. You just make a vegetable punch बोलते हैं। टमाटोज एंड मिंट को आप ग्राइंड करके थोड़ा सॉल्ट ऐड करके छोटा ग्लास में आप दीजिए, तो वो उसको ज्यादा माउथ मुंह में रहेगा नहीं, माउथ में नहीं रहेगा, टेस्ट फील नहीं कर पाएगी ज्यादा। जस्ट शी हैव टू लाइक जस्ट अंदर करना होगा इमिडिएटली, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, तो वो इजी ऑप्शन है। जस्ट वन स्मॉल ग्लास आप उसको एवरीडे लाइक 1 टमाटो का ग्राइंड करके आप दे सकते हैं। ग्राइंड करने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। अगर वो ऐसे खाती है चबा के, अगर उसको पसंद नहीं तो वो मे बी ऐसे निगल जाएगी, है ना, ऐसे गप कर जाएगी और च्यू नहीं करेगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा। च्यू करना बहुत जरूरी है, तो बेटर है आप उसको ग्राइंड करके दीजिए, स्मूदी करके। या
Okay, so I'm going to end the class. Thank you, ma'am. Yeah, welcome.